जी, तो साइंसेस में हमने ये देखा कि पहले सबसे हमने ये बात की कि उसका एक एक पर्सपेक्टिव चलता है जिसको हम कहते हैं कि जी रिडक्शन से हम जो है वो व्हेन वील मूव फ्रॉम कोर से जब हम मूव करते हैं बाहर की तरफ, तो हमने कोर पे देखा कि एक साइंटिफिक मेथड होता है, और साइंटिफिक मेथड जो है वो हमारा, हम उसको ये कह सकते हैं कि वो, और इसकी तरफ हम लेक्चर 6 से आगे हम साइंटिफिक मेथड ही की बात करेंगे तकरीबन अगले 4-5 लेक्चर्स तक। तो साइंटिफिक मेथड से मूव करते करते हम यानी फिलोसॉफिकल उससे बात करते हुए वील मूव टू मोर कॉन्क्रीट लेवल्स। और कॉन्क्रीट लेवल्स वो हैं जिनमें जिसको हम कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो साइंसेस के ऊपर आप बात करते हैं। तो फिलोसॉफिकल लेवल से हम करते करते वील मूव टू मोर अप्लाइड लेवल्स। एक तरीका हमने ये देखा, दिस वाज वन वे ऑफ सीइंग के उसका साइंस का जो ग्रैंड एम जिसको मैंने कहा कि वो एम क्या। द सेकंड वे ऑफ सीइंग कि हम कोर से ही जब बाहर को मूव करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि साइंस रिडक्शनिस्ट से मूव करते हुए ज्यादा होलिस्टिक या होलसम एक पिक्चर हमें देती है। तो हमें बेसिकली एक डिस्क्रीट, यानी जिसमें हम चीजों को अलग-अलग करके देख रहे होते हैं, उससे हम एक कॉन्टिन्यूम की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस वाज टू वेज ऑफ सीइंग कि हमारे पास ये साइंस को हमने जर्नली देखा। उसके बाद हमने बात की हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट्स की कि हमने एक क्वेश्चन लिया एंड वी सॉ कि ये वाला क्वेश्चन कि डू हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर, इसको हमने 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, जिसमें अरिस्टोटल की नेचुरल फिलॉसफी का पहला पर्सपेक्टिव था, और उसके बाद हमारे पास ये था कि जी गैलीलियो का मैथमेटिकल ऑर्डर, आफ्टर गैलीलियोस मैथमेटिकल ऑर्डर न्यूटन्स आइडियाज, और न्यूटन के आइडिया के बाद हमने आइंस्टाइन का के रिलेटिविज्म के ऊपर बात खत्म की। एंड वी रीच्ड एट दिस पॉइंट जिस पे हम ये बात कर रहे थे कि जब लास्ट लेक्चर खत्म हुआ तो वी वर टॉकिंग अबाउट द आइडियाज एंड आइडियल्स। और यहाँ से हमने द क्वेश्चन ऑफ अली मुर्तजा, जिन्होंने भी ये सवाल किया कि सर आइडियाज और आइडियल्स में जब हम ये बात करते हैं कि मतलब इफ आई रीफ्रेज दिस क्वेश्चन एंड आई वुड से कि अली का सवाल ये है कि जो हमारे पास गैलीलियो या अरिस्टोटल के अगर एक आइडिया दिया गया, और अरिस्टोटल ने मिसाल के तौर पे ये कहा कि जी मैं एक नेचुरल फिलॉसफी का व्यू लेता हूं, यानी हम इसको कह लेते हैं अरिस्टोटल का व्यू, राइट। तो अरिस्टोटल के व्यू से जब हम मूव किए और न्यूटन के व्यू पे आए, तो अली का सवाल ये है कि न्यूटोनियन व्यू जो है वो ये क्यों कह रहा है कि अभी कोई कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अभी आप लोगों को। तो अली ने क्वेश्चन ये किया कि जी हमें जो न्यूटोनियन व्यू है वो हम क्यों ये कहते हैं कि इसके ऊपर हम तो मेरा आंसर ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट। जी रात बोलिए राहत। सर आज बीच में जो है ना लो ठीक है, भी आउट हो जाती है, कभी लो हो जाती है। अली ने ये पूछा कि जी मैं ये कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। हम ये कह रहे हैं कि ये एक आइडियाज की बात ये है कि आइडियल्स जिसको हम कहते हैं, तो आइडियल्स जो हैं वो कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, बट दे आर काइंड ऑफ आवर होप्स, एस्पिरेशंस, आर सिंपल नोशंस, ठीक है, जो मेटाफिजिकल हो सकते हैं, जिसमें हमें हमारे ख्यालात यानी थॉट्स, हमारे जो है आप अजम्पशंस कह लें, यानी उनकी बेस पे कुछ ना कुछ बात की गई। और वो बात, इंटरेस्टिंग बात यह कि वो यहां से मूव करते हैं तो वो आइडियाज की तरफ जाते हैं। यानी न्यूटोनियन, अगर आप न्यूटोनियन होप देखें, जिसको मैं, अगर हम इसको होप के लफ्ज से कह लें, यानी न्यूटन का ख्याल क्या है,
तो न्यूटोनियन होप को हम ये कहेंगे कि न्यूटोनियन होप ये है कि दुनिया पूरी जो है वो मैकेनाइज हो सकती है। ठीक है, यानी मैकेनाइज होने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम ये बॉल, अगर हम ये बता सकते हैं कि ये कितनी देर के बाद नीचे गिरेगा, और हम इस टी का आंसर दे सकते हैं, और हम इसकी स्पीड भी बता सकते हैं, और हम इसने ये कितना डिस्टेंस, सॉरी एस से हम इसका डिस्टेंस बता सकते हैं, और तो ये बात ये भी वो बता सकता है कि कल जो ये स्टार है ये कल क्या इसी जगह के ऊपर होगा, ये जो मूव करते हुए एक एस्ट्रल बॉडी जा रही है क्या ये इसी इसकी इसकी इसका टाइम क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए ये एक न्यूटोनियन होप है। ऑब्वियस सी बात है कि जिसको अली ने कहा कि जी एक्सपेरिमेंटली, तो न्यूटन ने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, न्यूटन के पास देयर वाज नो स्पेसशिप, न्यूटन के पास कोई कैमरास नहीं थे, न्यूटन की ऑब्जर्वेशन जो है न्यूटोनियन टाइम के ऊपर ऑब्जर्वेशन वाज वेरी वीक, और उसके पास तो ऐसी चीजें नहीं थी जिनसे वो ये बात कर सकता जिसको हम आज जिस पर्सपेक्टिव में एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये आइडियलाइजेशन जो है, यानी न्यूटन का, जिसको हम न्यूटन के मिसाल के तौर पे अगर हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन देखें, तो ये लॉज ऑफ मोशन जो है इनमें बहुत सारा काम, ये बहुत सा इनके अंदर काम आइडियल्स का भी, यानी दे आर बेस्ड ऑन दी, इनके अंदर आइडियल्स का भी काम है, और फिर ये कुछ आइडियाज के ऊपर भी बात करते हैं। तो इस अगर आप पर्सपेक्टिव में देखिए, तो ये मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि ये जो आइडियल्स हैं और ये जो आइडियाज हैं, इन आइडियल्स और आइडियाज की एक जंग या एक टसल जो है, उसका नाम जो है वो भी हमें साइंस में मिलती है, यानी हम उसे साइंस भी कह सकते हैं, और हम उसको साइंस का HPS यानी हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम HPS के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। अब हमारी बात यह कि हमारा पर्सपेक्टिव HPS का पर्सपेक्टिव नहीं है, ये दिस इज जस्ट आर बेसिक, यानी आप उसको कह लेंगे हम एक फाउंडेशनली इस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से हम इस पर्सपेक्टिव को नहीं देखना चाह रहे। हमारा जो मेन काम है वो हम देखना चाह रहे हैं साइंटिफिक मेथड। लेकिन साइंटिफिक मेथड तक पहुंचने से पहले वी हैव केप्ट फ्यू लेक्चर्स, फ्यू डिस्कशंस, लाइक 5 और 6 डिस्कशंस, जिसमें हम इन पर्सपेक्टिव से देखेंगे चीजों को, जिसमें से एक पर्सपेक्टिव HPS, द फर्स्ट पर्सपेक्टिव। तो इस नजरिए से अगर आप देखिए तो साइंस जो है वो आइडियाज और आइडियल्स की एक किस्म की जंग का नाम। एंड देन कम्स कांट। कांट वाज अ जर्मन फिलोसोफर। तो कांट ने ये आके कहा कि आपके पास, आप इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन करें इन दोनों चीजों में, यानी आप आइडियाज और आइडियल्स को आपस में मिक्स मत करें। और उसने कहा कि उसने हमें डेफिनेशंस दी, एंड ही सेड कि आइडियल्स क्या चीजें हैं। आइडियल्स रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। मिसाल के तौर पे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है? रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ये हैं कि दुनिया में हर चीज की रफ्तार जो है वो एक ही लॉ से बताई जा सकती है, यानी एक ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल। देन कम्स द आइडिया। आइडियाज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव डिटेल्स, यानी ये वो चीज है जिसको हम फिजिक्स के लॉज कह सकते हैं, केमिस्ट्री के लॉज कह सकते हैं, बायोलॉजी के मैकेनिज्म्स कह सकते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के थ्योरीज कह सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम आइडियल्स कहते हैं। लेकिन आइडियल्स क्या है? आइडियल्स वो है जो जिन होप से, जिन ख्यालात से ये चीज फ्लो कर रही है। यानी सोशियोलॉजी की थ्योरीज किस बात पे बहस करती हैं कि एक सोसाइटी ह्यूमन से बन के मिलती है, और ह्यूमंस जो हैं उनमें सोचने समझने की सलाहियत होती है, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं वो कम्युनिटीज बनाते हैं, यानी ह्यूमन वर्सेस एनिमल का हम एक आइडियल लेके चलते हैं
कहते हैं ना, तमाम रिलीजन्स जो हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, वो इंसान को बाकी चीजों से ऊपर रखेंगे। तो ये थियोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे आप बात करते हैं। लेकिन कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज होंगी, वो कहेंगी कि जी एनिमल्स और ह्यूमंस में एक ही बात है, ह्यूमंस थोड़ा सा उनके और इसमें ये डिफरेंस है, बट बेसिकली ये दोनों चीजें, ये दोनों एक ही हैं। यानी हम कहते हैं कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज अ थिंकिंग एनिमल, ऐसी बात की जाती है ना। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो दिस इज एन आइडियल, ये एक आइडियल है। इस आइडियल की बेस पे जो भी थ्योरी बनेगी, दैट वुड बी दी थ्योरेटिकल आइडियल। तो बात आइडियल के केस में, आप भी आइडियल केस में भी आप बात कर सकेंगे कि आई एग्री विद द आइडियल और नॉट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आइडियल को गलत या सही प्रूव किया जाए। इसका ताल्लुक एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, इन चीजों से इसका ताल्लुक कोई नहीं। ये एक किस्म की एक लूज सी मेटाफिजिकल थिंकिंग है, एक लूज सी होप। सो दिस इज दी दिस वाज द आंसर ऑफ अली मुर्तजा। अली, आपको आंसर अपना मिल गया? आई थिंक आई हैव यस सर। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो हमारे पास कांट के केस में जो, जैसे मैंने बताया कि उसने ये कहा कि जी हम जो है, हम आप कौन मिस्टेक ना करें, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव चीजों को, जो आइडियाज हैं उनको यूं मिस्टेक ना करें कि वो आइडियल्स, इनको बीच में आप इक्वालिटी मत रखें। अदरवाइज अगर आप इनको आपस में मिक्स करेंगे तो आप यू विल फाइंड कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी अब आपको मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होंगे और आपको लगेगा कि एक कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही। सो द क्वेश्चन अराइजेस के क्या आइडियल्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं? द कांट्स आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंगली, कांट्स आंसर इज अ बिग नो। यानी कांट के ख्याल में आइडियल्स चेंज नहीं हो सकते, आइडियल्स स्टैटिक रहते। बट बहुत से फिलोसफर्स, और साइंस में स्पेशली फिलोसफर्स ऑफ साइंस, कांट के इस आइडिया से के स्ट्रिक्टली उससे अगेंस्ट है। और उनकी उसके अगेंस्ट होने की वजह क्या है? उनके अगेंस्ट होने की वजह यह है कि HPS, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस का पर्सपेक्टिव से अगर आप साइंस को पढ़ें तो आपको यह नजर आता है कि कांट की बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने 4 एग्जाम्पल से देखा, जो कि हमें जर्नली बता रही है कि आइडियल्स चेंज हो रहे हैं। तो ना सिर्फ वो आइडियल्स चेंज होते हैं, बल्कि आइडियल्स दोबारा से ये भी हो सकता है कि पुराना आइडियल ही दोबारा जन्म ले। यानी आपके पास एक आइडियल हो, पाइथागोरियन आइडियल। क्या है पाइथागोरियन आइडियल? पाइथागोरियन आइडियल ये है कि पूरा कॉस्मोस जो है, यानी पूरी कायनात जो है, वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से मिलके, यानी कायनात की साख्त जो है वो रियाजी की साख्त, यानी नंबर जो है वो एक कंटेनर है। नंबर क्या है? नंबर इज अ कंटेनर ऑफ रियलिटी। यानी अदब जो है वो हमें बताता है कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत को कैप्चर करता है अदब। लेकिन जब हम प्लेटोनिक सिस्टम्स तक आते हैं, एरिस्टोटल तक आते हैं, तो ये आइडियल बहुत चेंज होता है। और फिर ये आइडियल दोबारा गैलीलियो के वक्त जाके दोबारा से हमने देखा कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज। तो आइडियल्स ना सिर्फ चेंज होते हैं, बल्कि वो साथ साथ वेरी भी करते हैं। और हमें ये नजर आता है कि वो उनके अंदर जो वो डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत ब्लर हो जाती है। और वो ब्लर इसलिए हो जाती है कि खुद रैशनैलिटी, यानी एक आइडियल, एक बड़ा अहम आइडियल है साइंस का स्पेशली, और वो आइडियल है रैशनैलिटी का आइडियल। रैशनैलिटी क्या? यानी अकलियत पसंदी, या अकल इस्तेमाल करने की सलाहियत, या अकल का स्ट्रक्चर, या उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन से नतायज तक पहुंचने का तरीका। तो रैशनैलिटी चूंकि हमें रियलिटी की तरफ लेके जाती है, तो दिस इज अ बिग आइडियल। यानी अगर हम ये कहें कि कोई खुद रीजन ही पे सवाल उठा दें कि जी रीजन ही मैं नहीं बता सकता, देखिए आप ये सवाल उठा दें कि मैं लॉजिक को ये मानता ही नहीं हूं कि लॉजिक जो है वो
कंप्यूटर सर्किट्स जो है वो उसकी बेस पे चल सकते है ना। आपने ये सवाल था दिया कि मैं डिजिटल लॉजिक ही को नहीं मानता। डिजिटल लॉजिक जो है वो बेसिकली लॉजिक की बेस पे चल रही है, और वो ये कह रही है कि आपके पास कुछ लॉजिकल सिस्टम्स हैं जिनकी बेस पे आप दुनिया का कारोबार चला सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। So if you would say that, that means you have questioned the very basic ideal of science. अगर आप यही इस पे ही सवाल उठा देंगे तो, और अब देखें कि क्वांटम लॉजिक या और लॉजिकल सिस्टम्स जो हैं उन्होंने सवाल उठाया कि जी आप तमाम दुनिया को इस तरह की मशीन नहीं बना सकते जो हर काम कर सके, मिसाल के तौर। लेकिन आज से 200 साल पहले लॉजिकल रेवोल्यूशन के वक्त लोगों का ख्याल था कि मशीन्स जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा ऐसे काम कर लेंगी जो ह्यूमन एजेंट्स कर सकते। सो इस तरह ये क्वेश्चन बन जाता है एक कंपीटिंग थ्योरीज का, और हमारे पास ये सवाल आते हैं कि क्या इस किस्म के सवाल जिसमें कि हम खुद लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये एक रिलेटिवाइजेशन है, यानी ये एक, आप समझें कि एक सर्कुलर सवाल है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इज द अबव सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, and the sentence itself says कि this sentence is false। तो देखिए ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमें लॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर एक कंफ्यूजन डालता है, और हमें मकसद ये है कि हमने इसको, इट शुडंट बी कंफ्यूज विद द एक्विजिशन ऑफ एरर, क्योंकि अगर हम इसको गलती समझेंगे तो इसका मतलब है कि हम कोई ऐसी लॉजिक डिजाइन नहीं कर सकते जिसमें इस प्रपोजिशन को एनालाइज किया जा सके। इस किस्म की प्रपोजिशन को हम क्या कहते हैं साइंस में? पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्सेस जो हैं ये साइंस में भरे हुए हैं, और मैं इसके बाद इस बहस को खत्म करता हूं, एंड देन आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट डिबेट, जो ये है कि हम आइडियल्स को कैसे तलाश करें। और ये बात हमने लास्ट टाइम भी की कि आइडियल्स जो हैं वो ढूंढना के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हिस्ट्री के अंदर जाना है और हमें फिलॉसफी के अंदर जाना है, एंड दैट इज नॉट दी प्रैक्टिकल साइंटिस्ट जो है, यानी आप जैसे लोग, और यानी वो लोग जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के साथ जुड़े हुए, वो इस वाले HPS पर्सपेक्टिव के ऊपर इतने ज्यादा वो इस पर्सपेक्टिव से जरा दूर ही रहते हैं। और ये दूर रहने की वजह ये है कि हम जिस कोर्स को हम पढ़ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस का कोर्स, हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस की प्रैक्टिस में तो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो प्रिंसिपल्स आए कहाँ से। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कोर्स का नाम भी है, वो प्रिंसिपल्स बहुत सारे इन आइडियल्स से आए। ठीक, तो ये बहुत मुश्किल है और ये बहुत वेग होते हैं, इनको हिस्ट्री में हमें जाके इनको ढूंढना पड़ता है, और ना सिर्फ ढूंढना पड़ता है बल्कि फिर जब इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो फिर उनके साथ उसको डिफेंड भी करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में एक बच्चे ने कहा कि जी जो डार्विन की थ्योरी है वो जो है वो उस डार्विन की थ्योरी में हमें तो हमारे पास हम इनको डिफेंड करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम किसी ने कहा कि सर डार्विन की थ्योरी जो है वो हमें डार्विन की थ्योरी कहती है कि जी जो है वो बंदर से बना है। और मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो उसने ये बच्चे का ये कहना था कि सर डार्विन की थ्योरी जो है वो उस थ्योरी की वजह से हमें उस थ्योरी को उसकी एनालिसिस पे उसका एक सवाल। तो देखिए मैंने उनसे यही कहा कि देखिए डार्विन की थ्योरी तो आप डार्विन की थ्योरी को आइडियलाइज कर रहे हैं और उसको एक आइडियल के तौर पे लेके चल रहे हैं, और वो आइडियल आपका कहां से आ रहा है? वो आइडियल जहां से आ रहा है कि जी ह्यूमन जो है वो इज नॉट इक्वल टू प्राइमेट चिंपैंजी। यानी हम ये कह रहे हैं कि एंसेस्टर जो है ह्यूमन के एंसेस्टर ये नहीं हो सकता। बट दिस आइडियल इटसेल्फ, डार्विन इस आइडियल के ऊपर बात नहीं कर रहा। डार्विन अपनी जेनेटिक थ्योरी को एक और रूट से लेकर आ रहा है। अब अगर हमने उस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करना है या उस थ्योरी को डिसप्रूव करना है तो हम उस आइडियल के ऊपर फिलहाल सवाल नहीं उठा सकते। हम अपने नया आइडियल कायम करके डार्विन के पैरेलल एक थ्योरी ला सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक रहा और लोग लाए भी हैं। लेकिन टू क्वेश्चन डार्विन्स थ्योरी दैट विल टू
टू क्वेश्चन इट वी विल फर्स्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस आइडियल। इसके अंदर भी उस थ्योरी को हमें एनालाइज करना पड़े। तो बात ये है कि उन आइडियल्स को जब हम बात करते हैं तो उनके साथ ये बात साथ साथ चलती है कि उनको डिफेंड किया जाए, मतलब लोग उनको उनका दिफा करना चाहते हैं और बड़ी मजबूती से करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके पास उनकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से ज्यादा उनकी एस्पिरेशंस उसके साथ जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे सवाल ये पैदा होता है कि जी आप आइडियल ऑफ रैशनैलिटी को कैसे डिफाइन, कैसे उसको एक्सप्लेन करें। तो मैंने भी बताया कि हम ये बात करते हैं कि जी ह्यूमन एक रीजनेबल आदमी है, वो रीजन कर सकता है, उसकी मेंटल फैकल्टीज जो है वो उसे बताती हैं कि कौन सा इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आर्ग्यूमेंट की पावर जो है वो अपने दिमाग से जज कर सकता है, और फिर उसके पास ऐसे लॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे वो मंतकी एतबार से ये डिस्कशन कर सकता है कि मैं अपना केस प्लीड कर रहा हूं और मैं इस केस प्लीड करने पे दूसरे जितने इंसान हैं उनको वो कायल कर सकता है या उनको इनवाइट कर सकता है कि वो उसके आर्ग्यूमेंट्स का रद्द करे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन के इन अ जनरलाइज्ड कैटेगरी, यानी हम जब बात करते हैं, अभी तक हमने देखे बात की कि उसका ग्रैंड एम की बात की और फिर हम उसको ऊपर लेके मूव करते हुए गए। तो जब हम एज अ जनरलाइज कैटेगरी बात करते हैं तो द क्वेश्चन अराइजेस कि इस जनरलाइज कैटेगरी में वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जो कि साइंस को एक जनरलाइज डिसिप्लिन बनाते हैं। यानी हम उसको आइडियल्स और आइडियाज की बहस से बाहर निकाल रहे हैं और हम अपने बैकग्राउंड में रखते हुए ये बात कर रहे हैं कि वो क्या प्रिंसिपल्स। तो वो प्रिंसिपल्स इस किस्म के हैं, मैं अभी उनको नंबर वाइज बता रहा हूं, लेकिन ये इनके ऊपर हम अलहदा से वी विल हैव एटलीस्ट वन लेक्चर, उनके ऊपर हम बात करेंगे मुख्तलिफ एतबार से। तो पहला क्या है कि वो एक प्रिंसिपल ये है कि सॉलिडली ग्राउंडेड होती है साइंस एविडेंस। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये एविडेंस किस किस्म की होती है। क्या ये एविडेंस ऐसी भी तो होती है ना कि ये एक जबानी एविडेंस है, यानी मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप मेरी बात को मान रहे हैं। ये इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसके अंदर क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन है, यानी हम तजर्बा करते हैं और तजर्बे के साथ साथ उसको दूसरे लोग उस तजर्बे को क्रिटिसाइज करते हैं, उस क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर वो बात करते हैं। यानी वो पहले तुमसे ये पूछते हैं, मैं उनको कोई आर्ग्यूमेंट देता हूँ साइंटिफिक, तो वो कहते हैं भाई आपका एक्सपेरिमेंट आपने किया या नहीं। मैं कहता हूँ नहीं मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक और एविडेंस है जो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपकी वो एविडेंस लेके आए, यानी हम इनके अंदर मूव करते हैं। देन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन ही की एक किस्म एक्सपेरिमेंटेशन भी है, आप आगे चल के देखिए। मगर यहां मैं बात कर रहा हूं एक जर्नलाइज्ड ऑब्जर्वेशन, यानी हम ये कहते हैं कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन किस किस्म, क्या आपने चीजों को किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से देखा, क्या आपने चीजों को जो है वो उसके ऊपर विजुअल ऑब्जर्वेशन की, यानी आपके पास जो सेंस डेटा है, क्या उसकी बेस पे अगर आपने एक्सपेरिमेंटेशन की तो वो क्या है, राइट। एंड देन लास्टली वी विल हैव वेरी वेरी रिगरस रीजनिंग। रिगरस रीजनिंग का क्या मतलब है, इस लफ्ज का क्या मतलब है? इस लफ्ज का मतलब है कि उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, यानी वो हर इंसान की रीजनिंग नहीं है, आपको उसके लिए उसमें एक रिगर है। वो रिगर क्या हो सकती है? वो मैथमेटिकल रिगर हो सकती है, वो उस डिसिप्लिन की अपनी रिगर हो सकती है। अभी आप देखें ना, आप कंप्यूटर साइंस में अगर पढ़ रहे हैं या मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो आप उस डिसिप्लिन की रिगरस रीजनिंग को बेसिकली सीख रहे हैं। यानी आप ये सीख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में रीजनिंग कैसे होती है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस में रीजनिंग उस तरह नहीं होती जैसे सोशियोलॉजी में होती है, या एंथ्रोपोलॉजी में होती है, या हिस्ट्री में होती है, लैंग्वेज में होती है, तो हम ये देखते हैं। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ये लिटरेचर में रिगरस रीजनिंग कैसे होती है। हम लिटरेचर में भी तो ये आर्ग्यू करते हैं ना कि फलां शेर जो है वो अच्छा नहीं है और फलां शेर जो है वो बहुत खूबसूरत। तो वहां पे अच्छा ना होना या खूबसूरत ना होना किसी पेंटिंग का और किसी पेंटिंग का बदनुमा होना,
या किसी शायरी के किसी सिन्फ में ये बात करना कि जो शायर जो बात कह रहा है उसमें ये मसाइल है, ये रीजनिंग डिफरेंट है उस डिसिप्लिन की रीजनिंग, साइंटिफिक रीजनिंग से। और ये हमने याद है कि पहले लेक्चर में पिछली दफा शुरू में बात की थी कि हमें हार्ड साइंसेस और सॉफ्ट साइंसेस के बीच में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग डिवाइड मिलती है इस तरह से, बट बोथ हैव देयर ओन रीजनिंग। तो इन प्रिंसिपल्स को अगर देखा जाए तो हम ये वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अभी आपको बाय नंबर नहीं बताए, बट आई एम जस्ट मेंशनिंग देम कि इन सबको हमने एज वी मूव फॉरवर्ड हम इन सब पे आगे बात करेंगे और हम देखेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को अलग-अलग से वील एनालाइज इन एटलीस्ट वन ऑफ दी एक लेक्चर के। फिर अगला सवाल ये आता है कि ठीक है जी, हमें ये पता चल गया कि साइंस एज अ जर्नलाइज्ड कैटेगरी ये सारे प्रिंसिपल्स को चाहती है कि ये प्रिंसिपल किसी ना किसी तरह अप्लाई। तो फिर ये है कि साइंटिस्ट कौन होते हैं? तो साइंटिस्ट एक तो वो होते हैं जो इन सब प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं, यानी ये लोग कौन है? ये कम्युनिटी ऑफ पीपल है, इंसान है ना, मतलब सोचने समझने वाले ट्रेंड इंसान है, और वो कम्युनिटी पीपल क्या करती है? वो कम्युनिटी ऑफ पीपल इन प्रिंसिपल्स पे एग्री करती है। यानी अगर एक बंदा कहे कि जी मैं तो आपका रीजनिंग को ही नहीं मानता, मैं तो ऑब्जर्वेशन पे ही कोई सवाल उठाता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल ही को नहीं मानता, एक्सपेरिमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो फिर देखें हम उसको ये कहेंगे कि ठीक है जी, फिर आप साइंटिफिकली बात नहीं कर सकते, आप किसी और सिर्फ में बात कर सकते, किसी और पर्सपेक्टिव होगा आपका, आप बहरहाल साइंस की बात नहीं कर। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमारे पास अगला तीसरा सवाल ये आता है कि फिर वो किस किस्म की नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, यानी वो ये जो साइंटिस्ट हैं व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज डू दे प्रोवाइड। कुछ हमें ये पता चल गया कि वो एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को मानते हैं, उस बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स के बाद वो उस बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स के बाद हम ये सवाल उठाया कि मतलब साइंस वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स होती है। मैं अभी इधर लिख देता हूं ताकि याद रहे, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स इन अ वेरी वेरी जर्नलाइज्ड सेंस। साइंटिस्ट कौन होते हैं? वो इन प्रिंसिपल्स पे एग्री करते हैं और अपने एक दूसरे के साथ बंध के उन प्रिंसिपल्स पे कारबंद होते हैं। वो किस किस्म की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ये अब अगला सवाल, और दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर कि वो नॉलेज क्या होती है। यानी अभी हम ये सवाल नहीं करेंगे कि साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, वो भी बात होगी, बट हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहले जर्नली तो देखिए कि नॉलेज क्या होती है, इल्म का मतलब क्या। तो व्हाट काइंड ऑफ, अभी सवाल ये कि वो साइंटिस्ट किस किस्म की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो नॉलेज जो है वो उस किस्म की होती है जिसमें उनके दो रोल्स होते हैं। एक उनका रोल होता है जिसमें वो प्रीस्ट बन जाते हैं, यानी एक आप उनको ये कहने कि एक किस्म की प्रीचिंग रोल होता है, और प्रीचिंग रोल में क्या कहते हैं, वो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताने का मतलब है वो बताते हैं कि हाउ हाउ थिंग्स आर, ये उनका सवाल होता है। पानी कैसा है, पानी में नमक मिलता है तो क्या होता है, सितारों की मटेरियल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कोई भी सवाल, इसीलिए इसको थिंग्स कहा जाता है कि हाउ थिंग्स, यानी कोई भी चीज उठा लीजिए, सवाल पूछिए कि कैसे काम, हाउ थिंग्स आर, हाउ थिंग्स वर्क, ये चीजें काम कैसे करती हैं, कि ये सवाल अगर आप उठाएंगे तो दैट मीन्स कि आप नेचुरल वर्ल्ड पे जा रहे हैं, यानी जर्नली वो नेचर से मुतल्लिक सवाल है कि चीजों की फितरत क्या होती है, वो कैसे काम करती हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो उनका एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू होता है। ठीक है, और वर्ल्ड व्यू जो है वो एक जर्मन लफ्ज की ट्रांसलेशन है, जो जर्मन लफ्ज है वेल्टन वेल्टन शॉन्ग, ये जर्मन साइंस, ये क्या है वेल्टन शॉन्ग? पूरी का पूरा जो आपका, आप इसको ये कह लेंगे पूरी कायनात का एक तनाजुर, एक पर्सपेक्टिव, पूरी हर चीज। तो ये जो दुनिया के अंदर तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात का एक वर्ल्ड व्यू वो लेती है साइंस, उसको हम साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू कहते हैं। वो पोएटिक वर्ल्ड व्यू से मुख्तलिफ होता है, वो लिटरेरी वर्ल्ड व्यू से मुख्तलिफ होता है।
उसमें हमारे पास ये अहम सवाल होते हैं इस किस्म के। और दूसरा रोल उनका प्रैक्टिकल रोल होता है। ये प्रैक्टिकल रोल में वो क्या करते हैं? प्रैक्टिकल रोल में वो दुनिया, ये जो चीजें हाउ थिंग्स यू आर, हाउ थिंग्स वर्क, वो इनको चेंज करते हैं। यानी वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से रियलिटी को, चीजों को बदलेंगे। और बदलने का क्या मतलब है? वो किसके कहने पे बदलेंगे? ऑब्वियसली यहां पे साइंटिस्ट बड़े बहुत पावरफुल लोग होते हैं, पावरफुल पीपल। और वो किसके कहने पे चीजों को बदलते हैं? दोज हु हैव मनी एंड रिसोर्सेस। लेकिन आपने एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बनाना, आप हेड्रॉन कोलाइडर बनाने की कीमत अगर आप गूगल करें तो आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, जो LHC, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, तो क्या कर रहा है? फास्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, पता नहीं कितने। और वो दी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की ये जो पूरी पूरी की पूरी जो एक साइंस है, यानी इन बड़ी मशीन्स को कंस्ट्रक्ट करने की, जस्ट टू फाइंड दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप ढूंढना तो बेसिकली नेचर को चाह रहे हैं, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू चेंज इट। लेकिन जब आप न्यूक्लियस को या न्यूक्लियाई या एटॉमिक मॉडल्स बना रहे हैं, तो उस वक्त तो आप नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर, बट इवेंचुअली यू विल मेक न्यूक्लियर मेडिसिन एज वेल एज न्यूक्लियर बॉम्ब। तो प्रैक्टिकल बहरहाल प्रीस्ट्री रोल आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल रोल में आएगा, एंड यू विल सी कि वो चीजें उधर जाके भी वो अप्लाई होंगी, और उनमें हम देखेंगे कि वो प्रीस्ट्री रोल भी लेते हैं और फिर वो प्रैक्टिकल रोल भी लेते हैं। वो उस तरह से वो चीजें चेंज होती हैं और प्रैक्टिस में भी आती है। तो यही प्रीस्ट्री रोल जो है, कभी कभी ये प्रीस्ट्री रोल को हम प्योर साइंस कह देते हैं, यानी प्योर थ्योरेटिकल साइंस, और प्रैक्टिकल रोल को हम अप्लाइड साइंस कह देते हैं। तो ये डिवीजन भी हमारे यहाँ आ जाती है, यानी हम इसको प्योर और अप्लाइड साइंस कहते हैं। सवाल ये आता है कि इनके बीच में बाउंड्री कहाँ है, और इनके बीच में बाउंड्री अगर आपने ढूंढनी है तो आई थिंक नाउ यू कैन फाइंड इट। यानी आप ये बता सकते हैं कि मैं इस बाउंड्री को तलाश करने के लिए मैं हिस्ट्री एंड फिलॉसफी में जाऊंगा। यानी ये बाउंड्री मुझे टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बता सकता कि पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरियन थ्योरम जो थ्योरी है, वो इसके बीच में क्या डिफरेंस है कि ये अप्लाई हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिकली, और फिर देखिए कितनी चीजें इसकी बेस पे बनती। तो हमें ये कहना कि यहां से यहां तक आप फासला तय करके आए, तो वो बाउंड्री किस जगह पे है? ये बाउंड्री कहाँ है? क्या इधर है, क्या इधर है, क्या इधर है? ये बाउंड्री तलाश करना जो है, ये काफी वेग है, और इसको तलाश करना काफी मुश्किल काम है। और वो खुद साइंटिस्ट का काम नहीं है, वो हिस्टोरियंस का काम है और फलसफियों का काम। तो ये दिस इज द रोल ऑफ द फिलोसोफर एंड सो दिस ब्रिंग्स अस टू द ऑलमोस्ट एंड ऑफ आवर लेक्चर। और आखिर में कुछ 2-3 सवाल हैं, वो ये, उनमें से पहला ये कि अगर हम ये देखें तो ये हमें एक डिवीजन नजर आ रही है, यानी हमें इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल व्यू नजर आ रहा है। इंस्ट्रूमेंटल व्यू का मतलब क्या है? यानी हमें एक प्रैक्टिकल व्यू नजर आ रहा है। साइंस हमें एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे नजर आ रही है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट की उर्दू क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट इज आला। ये काम करने का कोई कोई यानी इससे हमें क्या हो रहा है? इससे हम ये देखना चाह रहे हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, यानी वर्किंग प्रैक्टिस साइंस की क्या है, और जिसको हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल व्यू है, हम ये देखते हैं कि ये कभी कभी ये इंस्ट्रूमेंटल व्यू जो है ये बड़ा चेंज हो जाता है। एंड आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स इन योर नोट्स। उनमें से पहली एग्जांपल जो है वो ये दिस इज सेक्शन 4.1 of your notes, and the example 1 I have given is of Maxwell. मैक्सवेल ने अपनी किताब लिखी, अपना पेपर जो था डायनामिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और आपने अपनी फिजिक्स में जो है वो
उसका हल्का जिक्र पढ़ते हैं। मैक्सवेल की पूरी इक्वेशन तो फिजिक्स में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उसको हम जनरली हाई स्कूल फिजिक्स में हल्का सा टच जरूर करते हैं। तो देखें 1865 में मैक्सवेल ने अपना ये पेपर लिखा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से ये चीजें इंस्ट्रूमेंटल व्यू या अभी जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनकी देखें उनसे क्या एक कंफ्यूजन निकल के आ रहा है। और मैक्सवेल की अजम्पशन क्या थी? मैक्सवेल की अजम्पशन ये थी उस वक्त तक कि दुनिया में एक मिस्टीरियस मटेरियल होता है, यानी अजम्पशन ये थी कि एक मिस्टीरियस सा मादा है पूरी फजा में हर जगह, और उसका नाम है ईथर। ठीक है, यानी ये आप इसको ये कह लें कि इट इज मिस्टीरियस मैटर, एक पुरस्कार सा कोई एक मैटर है जो पूरी फजा में। ठीक है, और इसकी बेस पे उसने ये कहा कि इस ईथर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो पैदा होता है। यानी जब आप किसी मैग्नेट के ऊपर तार को लपेटते हैं और उसमें से उसमें इंडक्शन होती है और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और हम उसमें उसको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स को हम बनाते हैं। और यहां से मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी जो आपको आई एम श्योर के हल्की फुल्की याद होगी, कि जिसमें इस जगह पे जो है वो ये लैप्लासियन ऑपरेटर आता है और डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर आता है। मेरा ख्याल यहाँ पे बी आता है और एक और में ई आता है। तो ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस। तो देखें ये और दिस इज मैक्सवेल का ये कह रहा था कि ये लाइट की स्पीड के बराबर है 3 × 10⁸ मीटर, राइट। तो ये और इसके लिए उसने दो कांस्टेंट बताए, एक परमिएबिलिटी का कांस्टेंट और एक जो है वो परमिटिविटी का कांस्टेंट। तो ये देखें ये सारी थ्योराइजेशन जो उसके 1865 के पेपर में है, जिसको हम मैक्सवेल्स। जी फारूक। सर ये मैक्सवेल वाले assumption दोबारा एक्सप्लेन करे, थोड़ा समझ नहीं आई। मैं मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन की तरफ गाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन बेशक आपको समझ ना भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मतलब मैं आप परेशान ना हो अगर आपको इक्वेशन समझ नहीं आ रही, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो इक्वेशन आई है ये करती क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग ये क्या कर रही है, ये एज्यूम करते हुए चली कि ये एक ईथर होता है। यानी पूरी अभी मैं जहां बैठा हूं मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो ये सब जगह के ऊपर कोई एक मिस्टीरियस सा मटेरियल है जो फजा में मौजूद है। और अगर इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का उसने एक पूरा प्रिंसिपल बताया, क्योंकि ईथर की जो थ्योरी है वो बहुत पुरानी चली आ रही थी 1865 से भी पहले की, और मैक्सवेल के पास कोई रीजन नहीं था उसको निगेट करने का और कोई डाउट भी नहीं था। यानी एवरीबडी वाज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, यानी ये टेकन फॉर ग्रांटेड थ्योरी थी। ठीक, आगे समझ पाए? तो यस सर, यस इस सर। केस पे मैक्सवेल ने ये जो थ्योरी दी, मैक्सवेल की इक्वेशन दी जो अब हर फिजिक्स में पढ़ी जाती है और हाई स्कूल फिजिक्स में टच की जाती है, इसकी बेस पे उसका ये पेपर पब्लिश हो गए। और देन ही सेड कि जी ये मैक्सवेल, और वो आज तक दीज थ्योरीज आर बीइंग टॉट। उसकी बेस के ऊपर 1887 में 1887 में हर्ट्ज ने, जो एक और जर्मन साइंटिस्ट था जिसके नाम पे हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज ने एक और इन्वेंशन की जिसको आज उस वक्त जिससे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। ठीक, तो अब आपके पास जितने रेडियो वेव्स या रेडियो का एक पूरा रेडियो के स्पेक्ट्रम और उसमें रेडियो वेव्स की ट्रैवलिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हर्ट्ज ने दिए। अब अगर आप ये पूरा प्रोसेस देखें जो 1860 से लेकर तकरीबन 1890s तक चल रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या मानते हुए आ रहा है, एक ईथर को तस्लीम करते हुए आ रहा है ना, इसको किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया।
और ये अप्लाई भी हो गया। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंटली देखें प्रैक्टिकली, तो हमें प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी दुनिया में चल रहा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी मूव कर रहा है। साथ ही साथ रेडियो वेव्स तक आप पहुंच गए हैं। रेडियो वेव्स तक पहुंचने का मतलब है कि अब आप एक बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन आने वाला है, राइट? यानी एक कम्युनिकेशन का एक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो पूरी, उसमें इनकलाब आने वाला है। लेकिन इसकी बेस पे ये एक असम्पशन है ईथर की, राइट? तो लेकिन ये असम्पशन 1880s या 1890s में आते हुए बिल्कुल गलत प्रूव हो गई, और तकरीबन 1900 तक लोगों ने इसके बारे में बात तक करनी छोड़ दी। यानी ये 100% गलत प्रूव हो गई। एंड पीपल सेड कि ये ऐसी कोई चीज नहीं होती, हमारे पास एयर में अपने पार्टिकल जरूर है एयर के, बट ऐसा कोई ईथर टाइप कोई भी चीज नहीं है। यानी इस पे क्वेश्चन उठा और फिर इमीडिएटली ये निगेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां मतलब ये एक पजल है, एंड द पजल इज कि हमें ये कैसे पता चले कि सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो गई, लेकिन उसके पीछे जो रेलेवेंट थ्योरी थी, वो थ्योरी का जो कुछ ट्रुथ था उस पर क्वेश्चन मार्क लगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डार्विन की थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन डार्विन से जब आप मूव करते हैं तो एक पूरा जेनेटिक एल्गोरिथम्स का एक पूरा स्ट्रक्चर है, और जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो है उनकी बेस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी डार्विन की जो जेनेटिक्स है वो गलत है, तो फिर ये प्रैक्टिकल काम जितने होते हैं ये भी सारे गलत हुए ना। यानी अगर हमें जेनेटिक एल्गोरिथम रेडार्स में काम कर रहा है, या मोबाइल फोन्स में, या इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस में, या तो इन चीजों में फिर जेनेटिक थ्योरी का सवाल, ये बात नहीं है कि गलत है, ये सही है, लेकिन सवाल ये है कि फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व कैसे किया जाए। यहां तक बात समझ आई आप? किसी को ये बात समझ ना आई, थोड़ी सी ये एक थोड़ी थोड़ी ट्रिकी बात। सो एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन एट दिस टाइम? जेनेटिक्स से क्या मुराद है? किससे क्या मुराद है, दोबारा पूछिए। सर जेनेटिक्स जेनेटिक्स देखिए, जेनेटिक्स जो है वो जीन्स से निकला है, ठीक है? जीन्स जो है वो हमारी बॉडी में एक थ्योरी है कि दैट्स अ स्टैंडर्ड थ्योरी कि हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स से मिलके बनती है। तो इट्स अ बायोलॉजिकल थ्योरी, ठीक? और कोई क्वेश्चन? ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई। इसका मतलब है कि ये एक प्रॉब्लम है, और मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक फिलोसॉफिकली एक प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रूमेंटली, यानी प्रैक्टिस के एतबार से तो साइंस काम करती नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो थ्योरीज होती हैं उनके ट्रुथ पे सवालिया निशान भी साथ साथ ही लगते रहते हैं, और नया इंस्ट्रूमेंटल व्यू भी आ जाता है। तो अब सवाल ये होता है कि दूसरा सवाल इससे ये निकलता है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, why should any particular view of the physical nature be preferred over the other? यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक व्यू ऑफ द नेचर है कि दुनिया में एक पुरस्रार मादा है पूरी फजा में जिसका नाम ईथर है, तो हमने देखिए इसको तो एक सवाल उठा लिया और हमने कहा ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। अब अगर हम इसी सवाल को लेकर चलें तो देखें एक और एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल ये है कि जी अब आप लें कि व्हाट इज, सवाल ये आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हीट? मतलब ये एक साइंसी सवाल है ना। आप सबको पता है कि जी हरारत होती है, आपकी बॉडी गर्म होती है, आपके मौसम गर्म होता है, चीजें गर्म होती हैं, आप ये एक रोजमर्रा का एक काम है यानी हरारत, और हम सबको नजर आता है। तो अगर आप किसी भी एक सवाल को उठाएं और उसको हिस्ट्री में जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि जी 17वीं सदी में, यानी 17th सेंचुरी तक जो हीट की क्या थ्योरी, हीट की थ्योरी का नाम है 17वीं सदी की
फ्लोगिस्टन थ्योरी। फ्लोगिस्टन थ्योरी क्या कहती है कि एक चीज होती है जिसका नाम होता है फ्लोगिस्टन, जैसे आप उसको कुछ भी कह लें, कोई मसाला कह लें, कोई मटेरियल कह लें, और जब दो चीजें जलती हैं, यानी आप तीली को आग लगाते हैं, तो उसमें से, यानी हम, मेरे पास मिसाल के तौर पे ये कोयला है और मैं कोयले को आग लगाता हूं, तो ये जो, जब ये शोले क्यों निकलते हैं, गर्म क्यों होता है, क्योंकि ये फ्लोगिस्टन जो है ये बाहर निकलता है। यानी जब कंबस्शन होती है तो फ्लोगिस्टन इस वजह से होती है कि वो फ्लोगिस्टन की वजह से कंबस्शन होती है, और जब फ्लोगिस्टन खारिज होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। यानी मेरी पानी क्यों गर्म होता है, मैं आग जलाता हूं, आग जलती है, हीट, आग क्यों जलती है, आग भड़कती है, और गर्मी क्यों पैदा होती है, क्योंकि फ्लोगिस्टन निकलती है। और फ्लोगिस्टन कब निकलती है, जो कंबस्टिव मटेरियल्स हैं, यानी जो जल सकते हैं, उनके अंदर फ्लोगिस्टन होती है। तो अगर हम देखें तो 17वीं सदी तक ये बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं होता। फिर 18वीं सदी आती है। 18वीं सदी में इस फ्लोगिस्टन थ्योरी को चैलेंज कर दिया जाता है, और हमारे पास अब क्या बन जाता है, क्लोरिक थ्योरी आ जाती है। क्लोरिक थ्योरी क्या कहती है, क्लोरिक थ्योरी ये कहती है कि हीट जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि ये मादा इस तरह नहीं है, बल्कि एक माया चीज है, और उस माया फ्लूइड का नाम क्या है, उस माया फ्लूइड का नाम है क्लोरिक। ये उसका नाम रखा जाता है। और जब क्लोरिक जो है वो निकलती है, तो वो क्लोरिक इस तरह करती, उसका मकसद क्या है कि वो एक स्पंज की तरह है। यानी जैसे ये एक स्पंज है, और जैसे आप इस स्पंज में पानी डालते हैं और ये इसके अंदर जज्ब हो जाता है, इस तरह हीट भी, यानी जब पानी गर्म होता है, या मेरा जिस्म गर्म होता है, या कोई भी चीज गर्म होती है, उसके अंदर ये क्लोरिक जज्ब होता है, तो वो गर्म हो जाती है। आगे चलते हैं, 19th सेंचुरी आ जाती है। ठीक है, 19th सेंचुरी में क्लोरिक के ऊपर भी चैलेंज उठता है, और देयर इज अनदर थ्योरी ऑफ हीट, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट। सर क्लोरिक वाली की समझ नहीं है। क्लोरिक वाली का मतलब ये है कि क्लोरिक एक फ्लूइड है, एक माया है, एक लिक्विड सी चीज है, और जो भी चीजें गर्म होती हैं, हीट निकलती है, वो इस वजह से निकलती है कि उनमें क्लोरिक जज्ब हुआ होता है। ठीक है, आ गई समझ। यस सर। तो 19वीं सदी में ये भी थ्योरी चैलेंज हो जाती है, यानी ये भी गलत हो चुकी है, अब तक ये भी गलत हो चुकी है। 19 अब सवाल ये है कि इट्स अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट। काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि रैपिड मोशन होता है, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो, उनमें एक बहुत तेज हरकत होती है, जिस वजह से हीट निकलती है। अब देखिए, साथ साथ और भी काम हो रहे हैं, यानी सिर्फ ये सवाल पे काम नहीं हो रहा। ये जो पार्टिकल्स की नेचर है, ये हो सकता है केमिस्ट्री से आ रही है, ठीक है, वो कहां से आ रही है, वो कोई फिजिक्स के लॉ से आ रही है। तो साइंस आपस में मिलजुल के अपना स्ट्रक्चर बढ़ाती जा रही है। और ये 19वीं सदी तक आते आते आज क्या व्यू है, अगर आप आज जाएं और जाकर सर्च करें, किसी हीट की थ्योरी को पढ़ें, तो आज जो व्यू है वो ये है कि जी, हीट इज द नेम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जी जमशेद पूछिए। सर ये पिस्टन और क्लोरिक की जी जमशेद, मुझे समझ नहीं आई। जी जमशेद, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल पे जमशेद का कोई मसला हुआ है, वो प्रॉब्लली उनका कट गया है या कोई। तो हमारे पास सवाल ये पैदा हो जाता है कि आज क्या है, आज इट्स दी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हमारा एक पर्सपेक्टिव है, और हम कहते हैं कि जी थर्मोडायनेमिकल
सिस्टम होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है और उस वजह से हमें हीट आती है। क्यों? क्योंकि अब हम एनर्जी के आप पहुंच चुके हैं। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी की एक साइंटिफिक, इट्स एन आइडिया एज वेल एज एन आइडियल। देखिए ना, तवानाई को अब हम मैयर कर लेते हैं एक आइडिया के तौर पे, लेकिन बहरहाल ये इस एक थ्योरेटिकल आइडियल भी चला आ रहा है और इसकी बेस पे चीजें एक्सप्लेन भी हो रही हैं। सो द क्वेश्चन इज कि अब इन सब में से किस चीज को असल में मान लिया जाए? क्या सबूत है कि 21वीं सदी में यानी 21st सेंचुरी में हमारे पास थर्मोडायनामिक की सिस्टम को भी गलत प्रूव हो जाएगा और एक और फिफ्थ थ्योरी हमारे पास आ जाएगी, अनदर थ्योरी। तो हर जमाना जो है वो अपने हिसाब से अपने फिजिकल नेचर का, यानी ये मैंने इसलिए लिखा कि वो फिजिकल नेचर का एक व्यू लेके चलता है। तो अब हमारे पास क्या तरीका है कि हम कहें कि ये वाला व्यू बेहतर है या वो वाला गलत है? और इसलिए नहीं कि वो तो उसके आर्ग्यूमेंट्स बेहतर है, यकीनन इस वजह से बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस में भी तो चेंज आ रही है ना। प्रैक्टिस भी में फर्क नहीं आ रहा, प्रैक्टिकली वो यूजफुल है फिर भी साइंस। वो फ्लोगिस्टन के वक्त भी यूजफुल थी, क्लोरिक के वक्त भी यूजफुल थी, काइनेटिक के वक्त भी यूजफुल थी और थर्मोडायनामिक्स के वक्त भी उससे काम लिए जा रहे हैं। तो फिर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है जिसको हम ये कहते हैं कि जी यहां से सवाल ये आता है कि अब हम क्या इंस्ट्रूमेंटेलिटी का व्यू जो है वो सारी साइंस के लिए बात कर सकता है? यानी सवाल ये पैदा होता है कि जी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो हैं वो जब बात करता है तो वो उसका क्लेम क्या होता है? मैं इसको आसान अल्फाज में लिखता हूँ, ये उसका क्लेम ये होता है कि इट इज पावरफुल, यानी इंस्ट्रूमेंटल व्यू जो है वो इट इज पावरफुल। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो इट कैन डू थिंग्स। यानी जब थर्मामीटर बना सकता है तो फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी का व्यू पावरफुल हुआ ना। इससे नहीं फर्क पड़ता कि थर्मामीटर जब हॉलैंड में इजाद हुआ है तो हीट की थ्योरी क्या थी किसी को पता भी नहीं, लेकिन थर्मामीटर हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी का जो व्यू है वो बहरहाल वो सारी की सारी साइंस के लिए जवाबदेह होता है। देखिए इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि अब हम ये तो नहीं पूछते, कोई भी बंदा नहीं पूछता साइंस के कमालात, लोग कहेंगे जी कि वाह जी थर्मामीटर जो है हमें मिला, मगर ये सवाल करना कि थर्मामीटर कब इजाद हुआ, उस वक्त हीट की थ्योरी क्या थी, तो ये सवाल किसी के लिए अहम नहीं है। हीट की थ्योरी यकीनन अब वो नहीं थी जो अब है, ये हमें पता है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो यहां से ये बहस छिड़ती है कि वो सारी साइंस के लिए बात करता है, लेकिन साइंस खुद क्या है? ये होल जो है इसमें दोनों चीजें आती हैं, नेचुरल फिलॉसफी भी आती है और इंस्ट्रूमेंटेलिटी भी आती है। जब आप थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं तो अब आप अपनी ह्यूमन नेचर के ऊपर बहरहाल एक क्लेम ले रहे होते हैं। आप कहते हैं कि जी मेरे जिस्म की इस वक्त टेम्परेचर जो है वो ये, और जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, राइट? लेकिन ये फिनोमेना इसलिए साइंस जो है वो इसके ऊपर जो इस फिनोमेना को जो क्लेम करता है वो साइंस का इंस्ट्रूमेंटल व्यू है, यानी वो आपको बताता है कि ये नेचुरल फिनोमेना भी है। तो हम बहरहाल इन दोनों के अंदर एक टसल को देखते जाते हैं और ये सवाल हमें सर्कुलर तौर पे नजर आते हैं। यानी इन सर्कुलर से मतलब ये है कि हमें ये नजर आता है कि साइंस की इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स इफेक्टिव हैं, और अगर वो इफेक्टिव हैं, यानी अगर इसका सवाल का जवाब हम जब देते हैं वाई और हम कहते हैं इसकी इफेक्टिव इसलिए है कि वो पावरफुल है और वो करेक्ट है, और वो जैसे लास्ट लेक्चर में किसी ने कहा था कि वो हमें दुनिया को के मसाइल हल करने में मदद देती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये सारे जवाब है ना इस सवाल के, ये जवाब। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे जवाब हैं तो फिर ये कैसे कहा जाए कि कौन सा फिलोसॉफिकल व्यू ठीक है? नेचुरल फिलॉसफी इस तरह साइंस के साथ एक टसल में रहती है, और ये टसल हमेशा से है और ये हमेशा रहेगी, इसका कोई आंसर। इसकी वजह क्या है कि साइंस हमेशा दो आइडियल टाइप्स के साथ जुड़ी हुई,
और ये आइडियल टाइप्स ये हैं और ये हैं। जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हम ये इसका एम्बिगस कैरेक्टर क्यों होता है, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे थोड़ी सी 1-2 स्लाइडों में, इस लेक्चर को लास्ट कंक्लूड करते हुए। तो जो 2 हाथ खड़े हो रहे हैं, पीपल कैन आस्क एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जी पूछिए सर सवाल। आपने जैसे कहा कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी है ना, वो स्पीक करती है होल साइंस के लिए, तो सर इसका मतलब है जैसे वो जो लास्ट वाली थ्योरी थी काइनेटिक थ्योरी, उस पे हमने फर्ज करें थर्मोमीटर बना लिया या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने बना लिया, तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये क्लेम करेगी कि वो थ्योरी राइट है? जी बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंटेलिटी देखें, बात ये हो रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंस्ट्रूमेंट देखें, हमने जब इंस्ट्रूमेंटेलिटी सारी साइंस की क्लेम करेगी तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी साइंस क्या है। यानी अभी देखिए हमारा सवाल ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी ठीक है या नहीं, सवाल ये है कि हमारे पास सवाल ये है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी का क्लेम क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी का देखिए क्लेम क्या है, वो क्लेम ये है कि साइंस, वो ये कहती है कि साइंस क्या है, वो कहेगी कि साइंस वो है जो इंस्ट्रूमेंटल है, यानी इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ साइंस इज द साइंस। ये मेरा कहने का मतलब। और जो सर अगर जैसे वो जो था आपने पीछे पढ़ाया ना कि जो 17 में सेंचुरी में जो था फ्लोगिस्टन की थ्योरी था, अगर लेट्स सपोज कर लें फ्लोगिस्टन की थ्योरी पे कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाता, तो इट्स मीन ठीक कि है, वो बाद में इंस्ट्रूमेंटलिटी क्लेम करती कि वो भी ठीक है, हालांकि वो था तो प्रूव हो गया था कि वो गलत है, उसके बाद काफी सारी थ्योरीज जैसे आपने कहा। यही बात है ना। इसी वजह से देखिए बहुत से लोग ये बात करेंगे कि जी आप तो ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी ठीक थी, लेकिन ये बताने का क्या तरीका हो कि फ्लोगिस्टन व्यू ठीक था या नहीं था। यानी यही 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 तो एक टेंशन है। यानी इस देखिए कोई भी एक नॉन साइंटिस्ट ये सवाल कर सकता है कि जी आप तो ये बात करते हैं कि जी साइंस जो है वो ये है, साइंस वो है, लेकिन साइंस तो अपनी थ्योरीज को बदलती रहती है। तो साइंस की बेसिस में तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमें ये बता रही है कि कभी वो कहती है फ्लोगिस्टन थ्योरी ठीक है, कभी कहती है काइनेटिक थ्योरी ठीक है, कभी। इसका जवाब साइंटिस्ट क्या देंगे? साइंटिस्ट इसका जवाब देंगे कि साइंस अपने व्यूज चेंज करती रहती है और उसका नेचर के ऊपर वो जो व्यू चेंज करती है वो चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ही उसकी स्ट्रेंथ है। आप उसका वो उस बंदे को ये जवाब देगा कि आप भाई इंस्ट्रूमेंटल व्यू को देखें, साइंस का फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं है। फलसफा एक ऐसी चीज है जो बार बार बदलता रहता है, फलसफा एक स्पेकुलेटिव साइंस है। हम तो ये कह रहे हैं कि जी इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है वो ही साइंस है। ये बात वो जवाब देगा उसको। ठीक है, आपको मिला आंसर, या अगर दोबारा और मजीद आप बात कर सकते हैं? नो सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो देखिए ये मेरा बताने का भी यही मकसद है कि देखें ये, लेकिन ये बात कह देना कि जी हम इस कोर्स में यही बात पढ़ना चाह रहे हैं कि इसको इस तरह से ये बात को करके गुजर जाने से मसला हल नहीं होता। हमें मसला हल करने के लिए थोड़ी सी उसको इन डेप्थ देखना पड़ता है कि जी क्या वजह है कि साइंस जो है वो उसका हमें जो व्यूज हैं वो हमें बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको आई एम सेइंग कि दिस इज दैट इल्यूजन जिसको हम यानी ये वो इल्यूजन है, यानी हमें नजर आता है कि ये वो एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें साइंस का एक सस्टेनेबल व्यू नजर नहीं आता, एंड वी से कि यार ये तो कुछ एम्बिग्युइटी है, कुछ डाउट है। तो इस डाउट के अंदर भी हमें, अगर हम इस डाउट को भी बहुत एंशिएंट टाइम पे ले जाएं तो हमें बहुत एंशिएंट टाइम पे ये नजर आएगा कि हमें इस व्यू के लिए जो क्लासिकल टाइम में जो आइडियाज मिलते हैं वो फिर अरस्तू ही से लिए जाते हैं। और वो 2 आइडियाज ये हैं कि एक उस आइडिया का नाम है कि वो एपिस्टीम कहा जाता है। एपिस्टीम क्या है? एपिस्टीम ये है कि मंतकी एतबार से, तजर्बाती एतबार से आपके पास नॉलेज ऑफ ट्रुथ क्या है। एंड फॉर दी इन दी एरिस्टोटेलियन सेंस हम ये डिवाइड क्यों चली आ रही थी, क्योंकि जो लॉजिकली उस जमाने में दो प्रिंसिपल्स, यानी आप उनको ये कह सकते हैं कि 2 किस्म के एक पूरी सोसाइटी इन 2 चीजों में बटी हुई थी। जो
इस तरह था कि कुछ लोग स्लेव्स थे और कुछ लोग आप समझ लें कि फ्री पीपल थे, यानी उनको शुरफा कह लें या फ्री मैन कह लें, एंड कुछ द अदर वन वाज स्लेव्स, गुलाम, उस जमाने के वर्कर क्लास। तो उन दो में चीजें बटी हुई थी। एपिस्टीम या जो ऐसी नॉलेज जो एम्पिरिकली डिमॉन्स्ट्रेबल हो और जिसकी बड़ी मंतकी बुनियादें हों, वो जो है वो फ्री मैन का काम था। और जो टेक्नी था, जिससे आजकल की जुबान में टेक्नोलॉजी निकला है, और एपिस्टीम जो है वो एक उससे एपिस्टेमोलॉजी निकला है, या हम उसको वो एक फिलोसॉफिकल एक इस्तिलाह है। और इस टर्म में वो सब कुछ आता है कि आप अपना, ये वो है जिसमें आप अपने इल्म को अप्लाई करते हैं और एक स्किल्ड प्रैक्टिस की बेस पे मादी चीजों को छेड़ते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ हाथ से करते हैं। यानी कुछ कोई कारपेंट्री, कोई भी स्किल आप ले लीजिए, उस जमाने में जितने भी स्किल्स अवेलेबल थे वो सारे स्किल्स जो हैं वो टेक्नी है। और वो सोसाइटी जो है इन दो में हमें डिवाइड हुई नजर आती है। और उस सेंस में जो नेचुरल फिलॉसफी थी, या उस कॉन्टेक्स्ट में जो नेचुरल फिलॉसफी थी, उसका वो ही साइंस थी। यानी आज जब हम कहते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आप जबान सुनते हैं हमारा, जैसे जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम अलहदा करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग को हम अलहदा करते हैं। तो इस साइड पे जो हमें जब भी ये डिवीजन जो नजर आती है, उसमें साइंस क्या हो जाती है? साइंस होती है एरिस्टोटेलियन सेंस में नेचुरल फिलॉसफी। यानी आप लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं वो बेसिकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे। वो आप देखिए, वो कहेंगे जी वो तो आईटी वाले लोग होते, वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन, वो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले लोग। तो ये डिवीजन्स क्यों हैं? मतलब आपने कभी सोचा कि ये क्यों है ये डिवीजन्स? इन डिवीजन्स की बुनियाद भी हमें एरिस्टोटेलियन ग्रीक सोसाइटी में मिलती है कि एपिस्टीम और टेक्नी की एक डिवीजन है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन की थ्योरी है। आप जो भी आगे अपने सेमेस्टर में चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं, वो सारे उनमें जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एपिस्टीम है। यानी हम पर्टिकुलर केसेस से की बेस में देखना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स कौन से, और टेक्निक है इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन। इन जब ये अप्लाई किए जाएंगे तो कोई चीज बनेगी, कुछ नजर आएगा, कुछ कोई काम लिया जाएगा। तो ये हमें इंस्ट्रूमेंटल व्यू, और ये इंस्ट्रूमेंटल व्यू बहुत ज्यादा बदलता है जब 17वीं सदी आती है, और फ्रांसिस बेकन जो है वो इसको चैलेंज करता है। और फ्रांसिस बेकन के बाद ये शिफ्ट क्या होती है? ये शिफ्ट ये बनती है कि नेचुरल फिलॉसफी जो है वो सिर्फ उसको नेचर में, वो असली नेचुरल फिलॉसफी कौन सी होगी? ये अभी आपको वो वाला सवाल भी मिल गया जो काइनेटिक थ्योरी वाला आपने पूछा था कि असली नेचुरल फिलॉसफी क्या होगी? वो होगी जिसमें साइंस बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए इंटरवीन करे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप एक गूंज सुन सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ साइंस की, यानी वो इंस्ट्रूमेंटल व्यू नेचुरल फिलोसॉफिकल व्यू के ऊपर हावी आ रहा है। और वो कह रहा है कि जी ये व्यू जो तुम ले रहे हो नेचुरल फिलॉसफी का, इसको इस बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड वाले व्यू के तहत रहना चाहिए। यानी अगर आप ऐसी कोई बेनिफिशियल फिलॉसफी नहीं है जिससे कोई काम लिया जा सके, तो फिर आप उस फिलॉसफी को जरा सा साइड पे करें, राइट। और इस जमाने में आप देखें कि पूरा न्यूटनियन यूनिवर्स जो है, यानी लोगों ने फिर बैठ के उसको, इस फिलोसॉफिकल व्यू ने आपको इस तरह पहुंचाया कि आप पूरी कायनात को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जरूरी आपका एक इंस्ट्रूमेंटल व्यू ने साइंस की एक्सटेंशन जो है वो बड़ी फास्ट की, ठीक है। और ये व्यू दो चीजों में फोल्ड हो जाता है, एक को हम कहते हैं डूइंग थिंग्स और एक को हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। आप आजकल की जिंदगी में भी देख सकते हैं कि एक आपकी यूनिवर्सिटी है, यानी हम कहते हैं कि जी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब आपको जो भी स्किल आता है यू एग्जैक्टली नीड दी यूनिवर्सिटी लाइफ जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग थिंग्स में मदद देगी, और आप वही चीजें पढ़ेंगे जिससे आप कुछ कर सकें। यानी अगर एक बंदा कहे कि जी मैं तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बस शौक है, तो लोग हैरान होंगे कि भाई ये क्यों ऐसा काम कर रहा है। He just wants to understand things and he doesn't want to apply the principles.
तो डूइंग थिंग्स और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स की डिवीजन इस तरह आपको नजर आएगी। सर ये किसी का माइक शो रहा है। कहाँ से शोर आ रहा है? नरेश कुमार है सर ये कोई। अच्छा चलो ठीक, सुन लिया उसने। तो ये मॉडर्न साइंस इन इन चीजों की एक हाइब्रिड टेंडेंसी। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। मैंने इसमें आपको 2 रीडिंग्स दी थी। आप इनको आई वोंट से कि इनको बहुत डिटेल में देखा जाए, लेकिन आप इनको अगर पढ़ लेंगे तो इसमें आपको ये फायदा हो जाएगा कि जो हमने लेक्चर में कंटेंट्स पे बात की है वो आपको थोड़ी सी डिटेल में वहां रेफरेंसेस मिल जाएंगे। एंड सम टाइम अगर आप उसके अंदर उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो यू विल बी able to understand it in a more depth। इसी तरह ये दूसरा पेपर है जो कि दूसरी किताब है जिसके पहले 14 पेजेस हैं और दूसरी एक और किताब है इसके सिर्फ 4 पेजेस हैं। तो इस वाले में आइडियाज और आइडियल्स की डिफरेंशिएशन डिस्कस हुई हुई है जो हमने क्लास में जिसको देखा, और इसके अंदर हमने डिस्कशन हुई हुई है एपिस्टीम की और इन चीजों की जिसको हमने की। होमवर्क के ऊपर बात कर लेता हूँ मैं क्विकली। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसमें एक एस्ट्रोफिजिस्ट है जो कि एक्सप्लेन कर रही है ग्रेविटी 5 लेवल्स में। आपने बस उन हर लेवल में जाके देखना है कि नेचुरल फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी आपने उसको संभालते हुए देखना है कि वो बच्चे को जब एक्सप्लेन कर रही है तो नेचुरल फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन क्या है। यानी नेचुरल फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन ये है ना कि चीज जमीन जो है वो हर चीज को जिसके अंदर कोई भी मास हो उसको अपनी तरफ खींचती है। यही है जमीन की एक फितरी खासियत है ग्रेविटी की। तो एक बच्चे की जुबान में अगर हम उसको एक जुमले में लिखना चाहें तो वो क्या कहेगा कि नेचुरल फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना ये है एट द लेवल ऑफ चाइल्ड के थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटी। एक जवाब ये हो सकता है। एक जवाब ये हो सकता है कि थिंग्स अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग एल्स, यानी ये भी एक नेचुरल फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन है ग्रेविटी के फिनोमेना। प्रैक्टिकल और यूजफुल एस्पेक्ट क्या है? हम हवा में फ्लोट नहीं कर रहे, यानी ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से चीजें उड़ नहीं रही हर तरफ, बल्कि हमें ग्रेविटी का प्रिंसिपल की बेस पे हम ये देख रहे हैं कि ये बच्चे के लेवल पे। आप बड़े के लेवल पे आएंगे तो ग्रेविटी का फायदा क्या है? आई कैन प्रिडिक्ट स्पीड्स ऑफ थिंग्स। तो इसके ऊपर भी आपने एक जुमले में इसको ध्यान एक या 2 जुमलों से ज्यादा में ध्यान। तो एक इसीलिए मैंने कहा था कि नॉट मोर देन 3 सेंटेंसेस, यानी आपने मुख्तलिफ व्यूज को लेना है और फिर देखना है कि कोर सेंटेंस क्या बनता है। यानी ऐसे नहीं कि कोई भी व्यू दे दे, हमें ये देखना है कि चाइल्ड के लेवल पे कोर इंस्ट्रूमेंटल फायदा क्या है और चाइल्ड के लेवल पे नेचुरल फिलोसॉफिकल कोर डिस्क्रिप्शन क्या है। यानी वी डोंट वांट कि आप वो एक ऐसे तो सब लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने उसको ऐसे की तरह नहीं लिखना। वी नीड टू जस्ट रिड्यूस इट टू अ प्रिंसिपल। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये एक एक्सरसाइज किस चीज में है। ये एक्सरसाइज है आपकी आपने वीडियो देखनी है तो जाहिर है आधे घंटे की वीडियो है, यू विल लिसन टू इट लाइक मे बी 2 टाइम्स। और अब आप उसमें ये टेस्ट है कि आप वीडियो में बताई गई बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म, ताकि आप इसमें कॉम्पैक्ट रिडक्शन का क्या फायदा होगा? तो से होगा तो कि आप इसको रिड्यूस करना सीख जाएंगे कि प्रिंसिपल्स को सोचने की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह रिड्यूस होती है एक आध जुमले के अंदर। जैसे आप देखें कि अगर आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं साइंस का या कोई भी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं तो चीजें बहुत नीटली एक जुमले में या 2 जुमलों में या 4 जुमलों में एक्सप्लेन हुई होती। तो हमने भी ग्रेविटी के प्रिंसिपल को 5 डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करना है इन 2 पर्सपेक्टिव्स। सो दिस वाज द असाइनमेंट। ये हमारे पास, हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने इस लेक्चर में हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव देखे, फिर हमने उनकी एक कुछ क्लासिफिकेशन देखी स्टार्ट में कि वो रीजनिंग और क्वालिटेटिव रीजनिंग ये कैसे होती है। फिर हमने आइडियाज और आइडियल्स में एक बहुत लंबी डिबेट की जिसमें हमने देखा कि स्टैटिक आइडियल्स, कांट के व्यू में आइडियल स्टैटिक होते हैं। न्यूटोनियन यूनिवर्स जो है वो कहता है कि जी एक हर चीज डिटरमिन की जा सकती है। आइंस्टाइन कहता है हर चीज रिलेटिव है। कॉन्टेम्परेरी यूनिवर्स में बहुत सी कंपीटिंग थ्योरीज हैं। आप उन थ्योरीज के बीच में हमेशा
बहस में रहते हैं और वो हिस्टोरिकली ट्रांजिट से गुजरती रहती हैं, वो थ्योरीज बदलती रहती हैं। और ये इस चीज को हमने लास्टली देखा कि हमें नेचुरल फिलॉसफी और इंस्ट्रूमेंटलिज्म में दो एक टसल नजर आती है, यानी एक एपिस्टीम का रूट है ग्रीक रूट से अगर हम आए, और एक टेक्ने का रूट। ये इसको हम साइंस एंड आर्ट्स भी कह सकते हैं, इसको हम ग्रीक टर्म्स में हम उसको, यानी जब इसको लैटिन में ट्रांसलेट किया तो दिस वाज साइंसिया एंड दिस वाज आर्ट्स। तो साइंस एंड आर्ट्स की फील्ड्स भी इसी साइड से डिवाइड हुई, यानी उनके लिए आर्ट्स क्या है, उनके लिए आर्ट्स वो है जो भी काम आप हाथ से कर सकते हैं। यानी हम आजकल हमारे पर्सपेक्टिव से तो आर्ट्स एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से आर्ट क्या है, एनीथिंग। इफ यू आर मेकिंग समथिंग यू आर एन आर्टिस्ट, एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग यू आर अ नेचुरल फिलोसोफर और साइंटिस्ट। तो ये हमने बात की, और एक हमने बीच में पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज भी देखी, यानी ग्रेविटी के क्वेश्चन से, और हमने भी सॉ के जी कैसे हम किसी भी सवाल को लें और उसको कहते हैं दिस इज योर होमवर्क एज वेल, कि आप एक और पर्सपेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे ग्रेविटी को एनालाइज करते हुए कि उसके 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैसे हो सकते। सो आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड वील हैव अ ब्रेक 5 to 10 minutes, एंड देन आप बीच में सवाल कर सकते हैं। मैं आई थिंक आई शुड, आप पूछिए नियाजी, मोहम्मद खान नियाजी।